नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए दोस्तों हम बताएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न साइंस के। किसके? साइंस को लेकर के आज हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। सभी यूनिटों से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, आप लोग निशान लगाते जाएँ और पढ़ते जाएँ। पहला क्वेश्चन आपका है, मिथ्याकरण या झुठलाना करना क्या है? तो जो तथ्य या धारणाएं विज्ञान के तर्क एवं प्रमाणों पर खरी नहीं होती उन्हें मिथ्या माना जाता है या झुठला दिया जाता है, यही क्या कहलाता है? मिथ्याकरण करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक ऐसा विषय है, क्षेत्र है जो कि विभिन्न प्राकृतिक परिकल्पनाओं के स्पष्टीकरण देने और हमारे आसपास हो रही प्रक्रियाओं के मूल कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। अगली परिभाषा है सीवी रमन की विज्ञान को लेकर के। डॉक्टर सीवी रमन कहते हैं कि विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। क्या है? विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। अगली परिभाषा आइंस्टीन की आपको याद रखनी है। आइंस्टीन ने विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो विज्ञान मानव जाति की ही एक कृति है, ये क्या है? विज्ञान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? अगला क्वेश्चन छठवां कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना, दो प्रकार की होती है, संवेगी एवं बौद्धिक। संवेगी एवं बौद्धिक। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस का अर्थ बताइए। तो ये होमोसेपियंस जो है इसका अर्थ है सोचने वाला मानव। यानी कि मानव प्रारंभ से ही सोच विचार करता आया है, इसी कारण विज्ञान की प्रगति हो रही है। ठीक है ना, ये होमोसेपियंस है। अगला क्वेश्चन अपना है, पृथ्वी में भूकंप आने का क्या कारण है? पृथ्वी पर भूकंप आने का क्या कारण है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी के नीचे का भाग अत्यधिक गर्म है, जहां स्थित लावा जब पृथ्वी के ऊपरी पटल को तोड़ करके बाहर निकलता है तो भूकंप होता है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की थी। विश्लेषण विधि का एक दोष बताइए। तो विश्लेषण विधि में समय अधिक लगता है और यह विधि स्वयं में एक पूर्ण विधि नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आगमन क्या है? आगमन क्या है? आगमन एक अन्वेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों, नियमों तथा सूत्रों की खोज की जाती है तथा अलग अलग स्थूल तथ्यों, उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। निगमन क्या है? तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर हम पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? निगमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेगी अभिवृत्ति में क्या आता है? संवेगी अभिवृत्ति जो है उनमें क्या आते हैं? उनमें आते हैं प्रेम, भय और घृणा। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, खोज विधि के दोष। देखिए, खोज विधि के दोष। खोज विधि अत्यंत धीमी एवं लंबी प्रक्रिया है जिसके कारण एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करना कठिन हो जाता है। यही क्या है? दोष। खोज विधि का क्या है? दोष है। अगला प्रश्न है, निगमन और आगमन विधि में क्या अंतर है? तो आगमन विधि में तथ्यों द्वारा नियमों तथा सूत्रों की खोज की जाती है, जबकि निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत है। इसमें ज्ञान सूत्र, नियम और निष्कर्ष की सहायता से प्रश्नों या समस्याओं का हल निकाला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल के संबंध में वर्तमान धारणा क्या है? सौरमंडल के संबंध में वर्तमान धारणा क्या है? तो कोपरनिकस की अवधारणा में गैलीलियो के द्वारा दूरदर्शी के निर्माण में प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि सौर परिवार सूर्य केंद्रित है, वह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के कोई दोष बताइए। तो यह विधि रटने की प्रवृत्ति को जन्म देती है और इसके द्वारा नए तथ्य नहीं खोजे जा सकते। ये क्या है? इसके दोष हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने और कब बनाया था? तो परमाणु सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन ने बनाया था और इसकी खोज जो हुई थी 1803 में हुई थी। आधुनिक डायनासोर किसे कहते हैं? तो आधुनिक डायनासोर पक्षियों को कहा जाता है। अब यूनिट नंबर हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, रचनावाद की प्रमुख बात क्या है? रचनावाद की प्रमुख बात क्या है? तो रचनावाद की प्रमुख बात यह है कि हर विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान का निर्माण करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विस्तार कर सकता है। शिक्षक को अपनी कार्ययोजना बनाते समय किन वैध मानकों का ध्यान रखना चाहिए?
तो देखिए आपको याद रखना है, पहला है संज्ञानात्मक वैधता, विषय वस्तुपरक वैधता, प्रक्रिया की वैधता, ऐतिहासिक वैधता, परिवेश संबंधी वैधता और नैतिक वैधता। इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का अर्थ क्या है? तो ऐसी विधि या प्रक्रिया जिसे विज्ञान के अन्वेषण में वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, शिक्षण विधि के दो महत्व देखिए। पहला महत्व है कि शिक्षण विधियाँ प्रेरणादायक होती है। अध्यापक जितना प्रेरणात्मक होगा उतना ही वह सफल माना जाएगा। अतः अच्छी पाठन पद्धति बालकों को सीखने की प्रेरणा देती है। सेकंड इसका महत्व है सहानुभूतिपूर्ण होना। उत्तम पाठन पद्धति बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है, उसमें भय तथा आतंक का कोई स्थान नहीं दिया जाता। अध्यापक बालकों के साथ यथासंभव सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विज्ञान किट के बारे में बताइए। विज्ञान किट के बारे में बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में करवा दिया है, देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है विज्ञान क्लब के कोई दो उद्देश्य। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देना, ये विज्ञान क्लब के दो उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा को परिभाषित कीजिए। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? तो व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही प्रेरणा कहलाती है। भावात्मक जागृति और पूर्व अनुमान उद्देश्य प्रक्रिया इसके विशेष गुण है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखिए। तो वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी इसमें मिलती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है और प्रयोग संबंधी कौशल भी इसमें उत्पन्न होते हैं। ये विज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कोठारी कमीशन द्वारा सुझाए गए उद्देश्य बताइए। बालकों के वातावरण पर बल, जैसे सामाजिक, भौतिक और जैविक, इस पर बल दिया था। कक्षा 1 व 2 में स्वच्छता और स्वास्थ्यप्रद आदतों पर बल दिया। निरीक्षण शक्ति का विकास किया, ठीक है। कक्षा 3 व 4 में व्यक्तिगत अयोग्य विषय और तथा स्वच्छता का ज्ञान, ये कोठारी कमीशन के उद्देश्य थे। अगला हमारा क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से, पहिए के आविष्कार से क्या क्या संभव हुआ। तो विज्ञान में पहिए के आविष्कार से यातायात व अनेक घरेलू उपयोगी वस्तुएं बनी, जैसे मेज, कुर्सियां, मशीन, गैस, ट्रॉलियां आदि। वर्तमान में संचार के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सब क्या है? टेलीविजन संचार के साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि की दो विशेषताएं। तो वैज्ञानिक विधि में शुद्ध मापन का प्रयोग होता है। इस विधि में सामान्यतः क्रमबद्ध चिंतन को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग क्यों करते हैं? वाहनों में सीएनजी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पेट्रोल व डीजल की अपेक्षा सीएनजी से वाहन चलाने में प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग किया जाता है। और सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सन 2009 में किस वैज्ञानिक की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष मनाया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गैलीलियो की स्मृति में मनाया गया था और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो याद रखना आप लोग, मारी क्यूरी ने खोज की थी इसकी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? आयरल क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1960 में। ओके। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का विकास मिस्र में क्यों हुआ? ज्योमेट्री का विकास मिस्र में ही क्यों हुआ? तो मिस्र में नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी, जिसके कारण आसपास की हृदयबंदियां बह जाती, जिससे ज़रूरत महसूस हुई कि सर्वे करने, मापने और नक्शे बनाने की अचूक पद्धतियों का विकास हो। इन्हीं से आगे चल करके ज्योमेट्री का विकास हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखिए भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आज़ादी के बाद दशकों में लगातार आकल ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विदेशों से खाद्यान्न आयात करने के लिए बाध्य कर दिया था। इस दशा में देश को अन्न के मामले में स्वपोषित बनाने के लिए 1960 में हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी थी। अल्ट्रासोनोग्राफी के दो उपयोग देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी के दो उपयोग, ठीक है। पहला है इसका उपयोग उदर के रोग यानी पेट के रोगों का पता लगाने में, और दूसरा है गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और स्वास्थ्य की जांच करने में। क्लियर। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर कि पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा क्यों की जाती है। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने से छात्रों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक निर्मित होती है। समीक्षा करने से पाठ्य पुस्तक के स्वरूप में उत्तरोत्तर सुधार की संभावना होती है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाती है।
अगला प्रश्न है जेंडर से आप क्या समझते हैं? जेंडर निरपेक्ष पठन सामग्री का एक उदाहरण लिखिए। जेंडर एक सामाजिक रचना है। इसका तात्पर्य पुरुषों और स्त्रियों के बीच पाए जाने वाले उन सामाजिक अंतरों से है जो संबंधों के भीतर सोचे और समझे पाए जाते हैं। जेंडर का प्रयोग किसी विशेष सामाजिक संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, बाध्यताओं, अवसरों और ज़रूरतों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में पाठ्य पुस्तक का आवरण जेंडर निरपेक्ष सामग्री का उदाहरण है। इस पर पृथ्वी, उपकरण, फैक्ट्री आदि के चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या का मुख्य आधार क्या है? तो याद रखेंगे पाठ्यचर्या का आधार किसी देश के शिक्षा तंत्र के उद्देश्यों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य विषय वस्तु का ज्ञान निर्मित करने के साथ साथ प्रायोगिक कौशलों का विकास करना, विद्यार्थी में मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा रुचियों का विकास करना भी होता है। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक माध्यम किसे कहते हैं? तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति बहुत सी बातें विद्यालय के बाहर सामाजिक संस्थाओं से भी सीखता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था बच्चों में धर्म के प्रति आस्था दृढ़ करना, दूसरा था चरित्र का निर्माण करना और तीसरा था व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीखने के कितने माध्यम हैं? तो दो माध्यम है, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। क्लियर। सीखने का औपचारिक माध्यम क्या है? सीखने का औपचारिक माध्यम विद्यालय ही है जिसका उद्देश्य सिखाना होता है। इन संस्थाओं में पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी के व्यक्तित्व के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष आपको याद रखने, पहला है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा भावनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ठीक है। विज्ञान शिक्षण की वैधता देखिए। विज्ञान शिक्षण की 6 वैधताएं आपको मैं बता रहा हूँ। पहली है संज्ञानात्मक विकास, दूसरी है विषय वस्तु और तीसरी जो वैधता है वो है प्रक्रिया और चौथी है ऐतिहासिक, पांचवी है पर्यावरण और छठवीं है नैतिकता। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम तो उसका एक अंश मात्र है। सामान्यतः पाठ्यचर्या को उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक व छात्र द्वारा गतिविधियों एवं मूल्यांकन के समग्र रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कनिंघम ने पाठ्यचर्या को किस प्रकार से परिभाषित किया? कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या शिक्षक द्वारा विद्यालय में उसके अपने विचारों के अनुसार विद्यार्थियों को ढालने का एक उपकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पराविद्या क्या है? पराविद्या क्या है? तो धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना ही पराविद्या कहलाती है। इसमें छात्र वेदों, उपनिषदों, गीता आदि का अध्ययन करते हैं। अपराविद्या क्या है? तो अपराविद्या में लौकिक, सांसारिक ज्ञान दोनों सम्मिलित है। शिक्षा कार्य गुरुओं के आश्रम में ही होती थी और शिष्य संपूर्ण काल में गुरुओं के आश्रम में ही रहते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का अंश है। एक ऐसा दस्तावेज है जो पढ़ाए जाने वाले विषयों की विषय वस्तु और स्तर विशेष के उद्देश्यों सहित जिन कौशलों, ज्ञान और अभिवृत्ति का सुविचारित पोषण करता है तथा उसकी विस्तृत जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकें होना क्यों आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तकों की आवश्यकता क्यों है? एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तकें पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के लिए जरूरी कई संसाधनों में एक होती है। पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक संसाधन के रूप में होती हैं। अब देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों के विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर वे अनुभव शामिल है जो एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसके द्वारा उन्हें विकास, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक दृष्टि से मदद करने हेतु बनाया जाता है। अगली हमारी यूनिट है नंबर 5। ठीक है। विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे विस्तृत परावर्तन पहला पॉइंट, जब समांतर किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। ऐसे परावर्तन को हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। दूसरा है नियमित परावर्तन, जब समांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है
विज्ञान शिक्षण में किन बिंदुओं पर बल दिया जाता है? तो याद रखेंगे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक क्रिया कौशल, प्रकृति का विकास, विज्ञान की अवधारणाओं का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विज्ञान शिक्षण में मुख्य कौशल कौन कौन से होते हैं? तो पहला है अवलोकन, दूसरा प्रेक्षण, तीसरा वर्गीकरण करना, चौथा ग्राफ बनाना, पांचवा स्लाइड का निर्माण करना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे नमक का जल में घुलना, बल्ब का जलना, रबड़ बैंड को खींचकर लंबा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण वह नियम अथवा सिद्धांत होते हैं जिनके द्वारा दो या इससे अधिक अवधारणाओं के मध्य व्यापक पैटर्न देखे जा सकते हैं। वह पूर्व कथन किया जा सकता है, परंतु अनेक अवधारणाओं को प्रयोग के आधार पर देख एक सामान्य नियम बनाया जाता है जो सर्वमान्य होता है, सामान्यीकरण कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथक्करण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? पृथक्करण करने की कई विधियाँ, जैसे हाथ से चुनना, छानना, थ्रैशिंग विधि, निष्पादन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि, वाष्पन विधि, संघनन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। ये दो वस्तुओं को किसी मिश्रण से, दो पदार्थों को से बने हुए मिश्रण को अलग अलग करने के लिए ये पृथक्करण विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार किसे कहते हैं? क्षार ऐसा यौगिक है जो अम्ल के प्रति प्रतिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कोई दो लवणों के नाम, पहला आपको याद रखना है NaCl, ठीक है, यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है खाने का सोडियम यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इनके सूत्र आप लोग याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, ठीक है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है Na, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका हो गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से थोड़ा अलग होता है, पूरी तरह अलग होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोयले का जलना और दूध से दही का बनना। ठीक है, अम्ल के गुण बताइए। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के रूप में होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल का तेलीय घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है ना, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के सामान्य गुण क्या हैं? तो देखो इनमें ताप और विद्युत की चालकता होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है और इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं को पीट करके हम चादर के रूप में बदल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधे का वह भाग जो भूमिगत होता है मूल तंत्र कहता है, मूल तंत्र का एक भाग जड़ कहलाता है। ठीक है, और हमारी अंतिम यूनिट है, निम्नलिखित परीक्षाओं में प्रश्नों के कैसे प्रकार होते, कितने प्रकार हैं? तो देखो परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, अति लघुत्तरात्मक मिलते हैं, लघुत्तरात्मक मिलते हैं, निबंधात्मक भी मिलते हैं और चित्रों पर आधारित भी प्रश्न मिलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, डांडेकर ने मूल्यांकन को किस प्रकार से परिभाषित किया है? मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ये डांडेकर ने मूल्यांकन की परिभाषा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, मापन के कोई दो कार्य, पहला कार्य होता है निदान करना और दूसरा होता है परामर्श तथा निर्देशन करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से चार उद्देश्यों को बताइए। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञान उपयोग और चौथा है कौशल। ठीक है, अगला है मूल्यांकन की कोई दो अप्रमाणीकृत प्रविधियों के नाम। तो पहली विधि है प्रश्नावली और दूसरी है समसामयिक जांच पत्र विधि। क्लियर। आगे देखिए, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस प्रकार इसका शैक्षिक प्राप्त उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। क्लियर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की एक विशेषता देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रयोग में कम समय व्यर्थ होता है, इसलिए परीक्षण काल में व्यक्ति किसी प्रकार की थकान और उदासीनता अनुभव नहीं करता। अगला है मूल्यांकन का महत्व। लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन से निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है। यही क्या है, मूल्यांकन का महत्व है। ठीक है, अगले हम बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।